हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 6 सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 13 जिसमें हम देखने वाले हैं एमसीक्यूज सीईटी नीट जेई वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन ऑर्गन पाइप एंड स्ट्रीम। मतलब ये टॉपिक ऑलरेडी इसके न्यूमेरिकल्स भी हमने लिए हैं। अब इस टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा एमसीक्यूज पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो वो सभी एमसीक्यूज आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहला एमसीक्यू मैं आप लेने जा रही हूँ। 2018 में पूछा गया एमसीक्यू है सीईटी में। सीईटी में वैसे टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे इस टॉपिक के ऊपर 2018 में ही। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड हैज लेंथ 83 सेंटीमीटर। The number of possible natural oscillations of air column whose frequencies lie below 1000 Hz are and velocity of sound in air is given 332 मीटर पर सेकेंड। ये स्टडी करने से पहले इसके पहले का वीडियो जरूर देखो, वहां पे मैंने क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप एंड स्ट्रिंग के सभी फॉर्मूलेज एक टेबल में एक्सप्लेन किए हैं। तो वो सभी फॉर्मूलेज आपके याद होने चाहिए। बहुत सिंपल फॉर्मूलेज है, मैंने ट्रिक भी बताया उनको याद कैसे करना है। तो अभी ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। इसमें ऑप्शंस देखो क्या दिए हैं, 3, 4, 5, 6। तो सबसे पहले इन्होंने बोला क्या है वो समझ लो। उन्होंने बोला एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप लिया जिसकी लेंथ है 83 सेंटीमीटर और उस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में 1000 हर्ट्ज से बिलो कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगे वो निकालने के लिए बोला है उन्होंने, और वेलोसिटी दी है। तो उसका यूज करके सबसे पहले हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का यूज करके हम लोग कितने वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे वो निकाल सकते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको बताया है कि जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होता है उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमने n ली थी, राइट ना। सो उसके बाद इसको हम फंडामेंटल ओवरटोन भी बोलते हैं। उसके बाद हमने लिया था n1 जो कि होता है फंडामेंटल ओवरटोन, उसके बाद फर्स्ट ओवरटोन। इसके लिए जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो था V/4L। ये फॉर्मूला है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। देन फर्स्ट ओवरटोन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 into V, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जो इवन हार्मोनिक्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। उसमें क्या आता है, डायरेक्टली 3 आता है, 1 के बाद 3 आता है। सो 3 into V/4L। उसके बाद सेकेंड ओवरटोन में डायरेक्टली क्या आएगा, 5 आएगा, V/4L। उसके बाद थर्ड ओवरटोन में आएगा 7 V/4L, राइट। सो इसका मतलब ये क्या आएगा, 3N, ये आएगा 5N, ये आएगा 7N एंड N4 क्या आएगा देन 9N एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, N निकालेंगे। ये बार बार निकालने की जरूरत नहीं, सबसे पहले N निकालो। N निकालने के बाद आपको N1, N2, N3, N4, 3, 5, 7, 9 से मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा। एंड 1000 से पहले ऐसे कितने ओवरटोन्स बनते हैं वो हमें निकालना है, ठीक है। बिलो 1000 हर्ट्ज से उन्होंने पूछा है कितने ओवरटोन्स बनेंगे। तो सबसे पहले ये नोट डाउन कर लो, इसको मैं रफ करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम n निकालेंगे, उसके बाद ये आगे के फॉर्मूलेज यूज करके डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके हमें N1, N2, N3 मिल जाएगा। अभी सबसे पहले देखो आपके क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। L क्या दिया है, उन्होंने बोला कि L कितना है, लेंथ कितनी है, 83 सेंटीमीटर। 83 का मतलब क्या होता है, 83 into 10⁻² मीटर। एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड, उसका स्पीड कितना दिया है, दैट इज 332 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों वैल्यूज हमें पता है, तो उसका यूज करके हम लोग n निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो n = V कितना है, 332 डिवाइड बाय 4 into L क्या है, 83 into 10⁻²। हमेशा इसको मीटर में कन्वर्ट करो, उसके बाद ही वैल्यू पुट करो। 4 से 332 को डिवाइड करो, कितना आता है, 4 8 जा 32 एंड 4 3 जा 12, दैट इज 83। सो 83 डिवाइड बाय 83, 83 गेट कैंसल और यहाँ पे बचेगा 1। ये 1 10⁻² ऊपर जाके क्या बनेगा, 1 into 10⁻²। 10⁻² का ही मतलब होता है 100। इसका मतलब आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी मिली, 100। सो उसके बाद हमें N1 = क्या मिलेगा, N1 मिलेगा 3N, दैट इज इक्वल टू 3 into
100 इज इक्वल टू 300। ऐसे ही हमें n2 मिलेगा 5n मतलब 5 इंटू 100, 5 इंटू 100 मतलब 500। n3 मिलेगा 1000 तक जाओ, 7n मतलब 700। n4 हमें मिलेगा 9n मतलब 900। अब आगे अगर आप n5 निकालोगे तो वो मिलेगा 11, तो वो 11 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 1000 हर्ट्ज से लेस, इससे कम। तो इससे कम वाली ये सभी फ्रीक्वेंसीज आ रही, कितनी आ रही देखो 1 2 3 4 एंड 5। तो कितने ओवरटोन्स बन रहे 5 ओवरटोन्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा आपका 5, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया है 5। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2018 का ही है। मैंने आपको ऑलरेडी बोला 2018 में टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे गए, तो ये पहला हुआ। अभी ये सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है। n नंबर ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्ट्रिंग। अभी स्ट्रिंग के ऊपर क्वेश्चन है। प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्ट्रिंग इन 0.5 सेकेंड्स, मतलब टाइम दिया है 0.5 सेकेंड्स। नाउ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल्ड। स्ट्रिंग का टेंशन डबल किया। इन ब्रैकेट अज्यूम लेंथ एंड रेडियस कांस्टेंट। लेंथ एंड रेडियस कांस्टेंट रखना है, बस टेंशन हमें डबल करना है। इसका मतलब क्या, आपको याद होगा लॉ ऑफ टेंशन मैंने आपको बताया, तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। देखो लेंथ एंड रेडियस कांस्टेंट है और अभी टेंशन डबल किया है, तो क्या होगा। तो लॉ ऑफ टेंशन याद करो तब तक। द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 0.5 सेकेंड फॉर द सेम हार्मोनिक विल बी। क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ वेव्स निकालना है प्रोड्यूस्ड इन 0.5 सेकेंड फॉर द सेम हार्मोनिक विल बी। इसका मतलब बस उन्होंने क्या बोला है कि टेंशन डबल किया और नंबर ऑफ वेव्स क्या प्रोड्यूस होगी, मतलब उसके बाद पहले n अगर हमने कंसिडर किया तो n डैश क्या आएगा वो हमें पूछा है। और ब्रैकेट ऑप्शंस क्या दिए देखो, n दिया है, √2n दिया है, c n/√2 दिया है, d n/√5 दिया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो लॉ ऑफ टेंशन क्या कहता है, सबसे पहले मैं आपको लॉ ऑफ टेंशन बताती हूँ। लॉ ऑफ टेंशन कहता है कि जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं, नंबर ऑफ वेव्स होती है n, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, मतलब फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं हम इसको। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन, स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। ये लॉ हमने स्टडी किया लॉ ऑफ टेंशन में। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि एक स्ट्रिंग ली, उसकी लेंथ वही रखी, ये उसकी लेंथ है, लेंथ वही रखी, बस हमने इसका जो टेंशन है वो इंक्रीज किया। कितना इंक्रीज किया, जो पहले t था तो t से डबल किया। मतलब यहाँ पे हमने t डैश अगर लिया तो t डैश कितना किया, इंक्रीज किया हुआ t से डबल हो गया, राइट। ये उन्होंने रिलेशन दिया। तो उसके बाद जो n डैश प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, ये उन्होंने पूछा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें पता है n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t है, तो n डैश इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t डैश आएगा। एम आई क्लियर, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t, दैट मीन्स n डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t डैश। सो n डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t डैश की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2t लिखेंगे। ओके, अब इसको और इक्वेशन, सपोज मैंने इसको नाम दिया इक्वेशन 1 और इसको नाम दिया इक्वेशन 2। इफ डिवाइड इक्वेशन 1 इक्वेशन 2/1, क्योंकि n डैश निकालना है ना, 1/2 भी कर सकते हैं बट उसमें रीअरेंजमेंट ज्यादा रहेगी, तो बेटर 2/1 करो, 2/1। तो हमें क्या मिलेगा देखो, n डैश डिवाइड बाय n हम लोग करेंगे इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, √2t डिवाइड बाय √t मिलेगा, राइट। इसमें से ये √t अगर हमने कॉमन निकाला एंड √2 अगर कॉमन निकाला, सो डिवाइड बाय √t आएगा। दोनों को सेपरेट किया तो √t कैंसिल होगा और हमें क्या मिलेगा, √2 मिलेगा। n डैश डिवाइड बाय n इज इक्वल टू क्या मिला, √2 मिला। सो n डैश इज इक्वल टू हमें मिलेगा √2 इंटू n। हो गया। कितना नंबर, कितने नंबर का ऑप्शन है, ऑप्शन बी है शायद से, √2 डिवाइड बाय n। सो ये आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, CET 2018 का ही क्वेश्चन है। अ स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन इट्स 5th ओवरटोन बिटवीन 2 रिजिड सपोर्ट्स 2.4 मीटर अपार्ट।
A string is vibrating in its fifth overtone between two rigid supports 2.4 meter apart. फिफ्थ ओवरटोन है, याद रखो. द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड इज, ऑप्शंस दिए 0.1 मीटर, बी 0.2 मीटर, सी 0.6 मीटर, डी 0.8 मीटर. अब देखो सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा. क्वेश्चन क्या दिया है, एक स्ट्रिंग हमने ली जिसका डिस्टेंस कितना दिया है, 2.4 मीटर दिया है. ठीक है. अब ये स्ट्रिंग को सबसे फर्स्ट ओवरटोन मैंने आपको क्या बताया, एन हमने लिया था, जिसका फर्स्ट ओवरटोन में कितने लूप्स बनते हैं. देखो फर्स्ट ओवरटोन में ये एक लूप बनता है. एम आई क्लियर. फर्स्ट ओवरटोन में एक लूप. फर्स्ट नहीं, ये फंडामेंटल ओवरटोन है, इसको हम एन बोलते हैं. फंडामेंटल ओवरटोन में एक लूप बना. उसके बाद है N1 मतलब फर्स्ट ओवरटोन. N1 में कितने लूप्स बनते हैं, N1 में एक एंड दो. कितने लूप्स बनते हैं N1 में, दो. उसके बाद N3 में कितने लूप्स बनते हैं, 1 2 3. N2 में, सॉरी, N1 के बाद क्या आएगा, N2 आएगा. तो कितने लूप्स बने N2 में, 3. मतलब N0 लिया सपोज हमने फंडामेंटल ओवरटोन. N0 में 1, N1 में 2, N2 में 3. एक एक लूप बड़ा. ऐसे ही हम लोग N3 लेंगे तो कितने मिलेंगे हमें, N3 इज इक्वल टू 1 2 3 4. कितने लूप्स बनेंगे, 4 लूप्स. 1 2 3 4. कितने लूप्स मिले, 4. 1 2 3 4. N3 में 4, N4 में 5, N5 में कितने मिलेंगे, 6. तो उन्होंने क्या बोला है, अ स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन इट्स फिफ्थ ओवरटोन. फिफ्थ ओवरटोन में स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है. एक मिनट इसको रफ करती हूं मैं. फिफ्थ ओवरटोन मतलब N5. सो N5 में कितने लूप्स मिलेंगे हमें, 1 2 3 4 5 एंड 6. कितने लूप्स मिलेंगे, 6 लूप्स मिलेंगे. देखो इसको, ये स्टेशनरी वेव ऐसे फॉर्म होगी. एम आई क्लियर. N5 में हमें कितने लूप्स मिलेंगे, 6. तो इसको हमने क्लोज किया. इसकी टोटल लेंथ कितनी दी है उन्होंने, 2.4 मीटर दी है. 2.4 मीटर. ठीक है. और पूछा है ये क्या रहेगा यहाँ पे. ऑब्वियसली ये नोड होता है, ये भी नोड होता है, राइट. ये नोड होता है, ये नोड होता है. दिस इज नोड, दिस इज नोड एंड दिस इज ऑल्सो नोड. इन दोनों के बीच में क्या होता है, एंटी नोड होता है. सिमिलरली इन दोनों के बीच में एंटी नोड. ठीक है. और हमें पता है दो नोड के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, दैट इज λ/2. तो ये लेंथ ऑफ 6 लूप्स हमें कितनी मिलेगी. देखो लेंथ ऑफ 6 लूप्स देखो कितनी मिलती है, 6 लूप्स इज इक्वल टू 2.4 मीटर, राइट. तो 1 लूप इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 1 लूप इज इक्वल टू, ये 6 इस साइड आके डिवाइड होगा, मतलब 2.4 डिवाइड बाय 6 हमें करना होगा. सो दैट इज इक्वल टू हमें मिला 0.4 मीटर. तो ये 0.4 मीटर एक लूप का डिस्टेंस है, मतलब इसका डिस्टेंस कितना है, 0.4 मीटर. ये एक लूप का डिस्टेंस मतलब कितना, डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड हो गया. अगर डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड, दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड इज इक्वल टू कितना है, 0.4 मीटर है. दो नोड के बीच में 0.4 मीटर जितना डिस्टेंस है. तो इसका जो हाफ रहेगा, ये एंटी नोड है, इसका जो हाफ रहेगा वो क्या रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड. दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन node and antinode, node and antinode is 0.4 divided by 2 is equal to 0.2 मीटर. समझ में आया. यही उन्होंने पूछा है कि डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटीनोड कितना रहेगा, दैट इज 0.4 मीटर. और ये है आपका ऑप्शन बी. ठीक है. सिंपल क्वेश्चन था. देखो अभी हम देखते हैं नीट 2018 के क्वेश्चंस. नीट के क्वेश्चंस देखो, नीट में भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे इसके ऊपर. एक आपके सिलेबस से रिलेटेड है, एक प्रैक्टिकल से रिलेटेड है.
तो क्वेश्चन देखो क्या था, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन एन ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू द थर्ड हार्मोनिक ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। मतलब ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के थर्ड हार्मोनिक से इक्वल है। इफ द लेंथ ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज 20 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप। और ऑप्शंस दिए हैं 13.2 सेंटीमीटर, बी 8 सेंटीमीटर, सी 12.5 सेंटीमीटर, डी 16 सेंटीमीटर। इसके लिए आपको फंडामेंटल ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो देखते हैं, सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन वैसे बहुत सिंपल है। देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप कितनी होती है? सोचो, n इज इक्वल टू क्या होता है? v डिवाइड बाय 2l, राइट। आफ्टर दैट सपोज मैंने इसको ओपन ऑर्गन पाइप है LO बोलती हूँ, क्योंकि क्लोज ऑर्गन पाइप की भी हमें लिखनी है। ये किसके इक्वल है ऐसे उन्होंने बोला? थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। सो थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप क्या रहेगा? क्लोज ऑर्गन पाइप का फॉर्मूला क्या है? याद करो, क्लोज ऑर्गन पाइप में बस क्या होते हैं? ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं। तो थर्ड मतलब 3 इंटू फंडामेंटल क्या होता है? v डिवाइड बाय 4l होता है, राइट ना। सो 3 इंटू v डिवाइड बाय 4l, ये क्या है? थर्ड हार्मोनिक, मतलब कौन सा आएगा? सेकेंड ओवरटोन। सेकेंड ओवरटोन कैसे लिखते हैं हम लोग? N2। इसके लिए इसके पहले का लेक्चर देखो, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। N2 इज इक्वल टू क्या होता है? थर्ड हार्मोनिक। सेकेंड ओवरटोन इज इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक होता है, ठीक है। अब गिवन क्या है कि ये दोनों क्या है? इक्वल है। सपोज मैंने इसको N1 कहा और इसको N2 कहा, तो इन्होंने बोला है कि N1 इज इक्वल टू क्या है? N2, दैट इज गिवन। सो दोनों फॉर्मूलेज इक्वल करो। फॉर्मूला क्या है? v डिवाइड बाई इसको क्लोज ऑर्गन पाइप की लेंथ, और पूछा क्या है उन्होंने? किसकी लेंथ दी है उन्होंने? लेंथ ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप दी है, मतलब LC दिया है आपको। LC कितना दिया है? दैट इज 20 सेंटीमीटर। LC आपको 20 सेंटीमीटर दिया है, और बाकी ऑप्शंस भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में ही रखो। तो ये क्या आएगा? v डिवाइड बाई 2l ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू 3v डिवाइड बाई 4l क्लोज ऑर्गन पाइप। सो इसमें v कैंसल होगा, ओके। और हमें निकालना है LC, पता है LO हमें निकालना है, ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ हमें निकालनी है। तो अब क्या करो, इस LO को इधर शिफ्ट करो। क्या होगा देखो, अगर मैंने LO को इधर शिफ्ट किया और ये दोनों टर्म्स को इधर शिफ्ट किया, तो क्या होगा? ये 4LC इस साइड आके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 3 डिवाइड होगा। तो हमें क्या मिलेगा? LO इज इक्वल टू 4LC इस साइड आके डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू LC डिवाइड बाय ये 2 एज इट इज रहेगा। इसका LO मैंने इधर शिफ्ट किया, ये 3 इधर शिफ्ट किया, तो ये इसको जाके मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया मैंने क्या किया? 4LC को इधर मल्टीप्लाई किया और 3 को डिवाइड, मतलब ये दोनों टर्म्स को इधर शिफ्ट किया, तो ये उल्टी टर्म्स होगी। रुको 1 मिनट, स्टेप बाय स्टेप ही करती हूँ, वापिस आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये LO को मैंने इधर शिफ्ट किया, यहाँ पे क्या बचेगा? 1/2 बचेगा, राइट ना। इनटू ये दोनों टर्म्स को मैंने इधर शिफ्ट किया, तो क्या बनेगा? 4LC डिवाइड बाय 3। अब समझ में आए? ये 2 2 जा 4, दैट इज इक्वल टू 2LC डिवाइड बाय 3। LC कितना दिया है? 20, सो 2 इंटू 20 डिवाइड बाय 3, ओके। करो सॉल्व, क्या आएगा? 3 6 जा 18, 2 बचा, वापिस 3 6 जा 18, सो 2 इज रिमेनिंग, 3 6 ये चलते ही रहेगा। सो 2 इंटू LO इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 इंटू 6.66। अगर हमने इसका मल्टीप्लीकेशन किया तो हमें आंसर मिलता है 13.33 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए में क्या दिया है? 13.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब 13.33 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सिंपल था क्वेश्चन, ठीक से रीड करते जाओ एंड देन सॉल्व करो। नीट
2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नीट 2018 में ही पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आपके प्रैक्टिकल के ऊपर बेस्ड है। प्रैक्टिकल में आपको एक रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, अ ट्यूनिंग फॉर्क इज यूज्ड टू प्रोड्यूस रेजोनेंस इन अ ग्लास ट्यूब। The length of the air column in this tube can be adjusted by a variable piston at room temperature of 27 degrees Celsius. Two successive resonances are produced at 20 cm and 73 cm of column length. If the frequency of the tuning fork is 320 Hz, then the velocity of sound in air at 27 degrees Celsius is what? और नीचे ऑप्शंस दिए हैं 330 मीटर पर सेकेंड, 339 मीटर पर सेकेंड, 350 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं उस प्रैक्टिकल का जो क्वेश्चन है, मतलब उस प्रैक्टिकल से रिलेटेड एक फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो पहले मैं आपको वो फॉर्मूला बताती हूँ। रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या होता है, देखो एक ओपन ऑर्गन पाइप होता है कुछ इस तरह। इस ओपन ऑर्गन पाइप में वाटर में डीप करके उसमें ट्यूनिंग फॉर्क का यूज करके वाइब्रेशन प्रोड्यूस किए जाते हैं। यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क का यूज करके वाइब्रेशन यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो यहाँ से हमें साउंड सुनाई देता है। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी वेव्स बाहर निकलती हैं जिनको रेजोनेंस कहा जाता है। जहां पे साउंड सुनाई देता है उनको रेजोनेंस कहा जाता है। तो इसको हम एयर कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तब और समझ में आएगा ये एक्सपेरिमेंट। डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ 2 एयर कॉलम्स कितना होता है? डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ कॉलम फॉर 2 सक्सेसिव रेजोनेंस, ऐसे लिखते हैं। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखो। 2 सक्सेसिव रेजोनेंस इज, उसको हम ऐसे लिखते हैं, डिफरेंस बिटवीन लेंथ्स ऑफ एयर कॉलम, मतलब Ln+1 माइनस Ln, जैसे कि L2 माइनस L1, L3 माइनस L2, L4 माइनस L3, ऐसे इज इक्वल टू कितना होता है? λ/2। λ/2 मतलब कितना? दैट इज इक्वल टू V/2n, राइट ना? कैसे लिखा समझ में? लैम्बडा की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं? लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है? V/n होता है। सो यहाँ पे लैम्बडा की जगह पे हमने V/n पुट किया, λ/2 एज इट इज रहा, तो ये λ/2n आएगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद ही रखो, क्योंकि आगे बहुत जगह पे हमें जहां जहां रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट आएगा वहां पे ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। Ln+1 माइनस Ln इज इक्वल टू λ/2 इज इक्वल टू V/2n। अब यहाँ पे देखो, उन्होंने 2 सक्सेसिव लेंथ्स दी है। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। उन्होंने क्या दिया है? Ln+1 कितना दिया है? 73 सेंटीमीटर दिया है। क्वेश्चन पढ़ो ठीक से, 73 सेंटीमीटर। एंड Ln कितना दिया है? दैट इज 20 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालने के लिए बोला है? V, और N भी उन्होंने देके रखा है। टेम्परेचर दिया है, बट टेम्परेचर की हमें जरूरत नहीं है। N उन्होंने दिया है 320 हर्ट्ज। सो ये 73 सेंटीमीटर कितना होगा? 0.73 मीटर होगा। 20 सेंटीमीटर 0.2 मीटर होगा। ओके, एंड 320 हर्ट्ज एज इट इज रहेगा। और हमें V निकालने बोला है। V इज इक्वल टू वॉट? तो देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहले V एज इट इज रखो और ये 2n को इधर शिफ्ट करो, तो 2n इन ब्रैकेट Ln+1 माइनस Ln होगा। ये इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा। अब वैल्यूज पुट करो और सॉल्व करो। 2 इंटू 320 इन ब्रैकेट 0.73 माइनस 0.2 ब्रैकेट कंप्लीट। सो ये कितना आएगा? 2 इंटू 320 इंटू, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हमें मिलेगा 0.53, और तीनों का मल्टीप्लीकेशन करो डायरेक्टली। मल्टीप्लीकेशन तो आपको आएगा, और इसका आंसर हमें क्या मिलेगा? दैट इज इक्वल टू 339.2
2 मीटर पर सेकेंड। ये हमें क्या मिली? वेलोसिटी, जो कि आपका ऑप्शन दिया है 339 मीटर पर सेकेंड। 0.2 नहीं दिया है उसमें, 339 मीटर पर सेकेंड, वो है ऑप्शन बी। ओके, समझ में आया? तो ये फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर और एक क्वेश्चन है, देखो मैं और सॉल्व करके बताती हूँ आपको। एक्चुअली ये नीट के सिलेबस में ये टॉपिक है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कब पूछा गया है, 2019 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। अ ट्यूनिंग फॉर्क विथ फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज, यहाँ पे 800 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी है, प्रोड्यूसेस रेजोनेंस in a resonance column tube with upper end open and lower end closed by water surface. Successive resonance are observed at lengths 9.75 cm, 31.25 cm and 52.75। तीन लेंथ्स दी है L1, L2, L3। हमें दो ही चाहिए, तो कौन सी भी दो आप लोग ले सकते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज, मतलब वापस हमें V निकालना है, और नीचे ऑप्शन दे 172, 500, 156, 344। नीट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन हमें सेम वे से सॉल्व करना है, कोई भी डिफरेंस नहीं। तो देखो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? n+1 माइनस ln इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2 इज इक्वल टू v डिवाइड बाय 2n। ठीक है, अब हमें v निकालना है, तो v इज इक्वल टू हम लिखेंगे 2n इन ब्रैकेट n+1 माइनस ln। यहाँ पे n क्या दिया है? 800 हर्ट्ज दिया है, एंड सपोज हमने L1 लिया, या कंसिडर L1 ही लो। L1 कितना दिया है? दैट इज तीन लेंथ्स दी है ना, 9.75 सेंटीमीटर। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.0975। दो डिजिट हमें शीट करने पड़ेंगे, 10⁻² होता है ना मीटर। L2 कितना दिया है? 31.25 सेंटीमीटर, मतलब 0.3125 मीटर। L3 कितना दिया है? इसकी जरूरत नहीं है एक्चुअली, L2 माइनस L1, Ln+1 माइनस Ln ना, तो L2 माइनस L1 हम लोग ले सकते हैं, या फिर L3 माइनस L2 भी ले सकते हैं। इट्स बेटर इन दोनों को ही सब्ट्रैक्ट करो। वो कितना दिया है? 52.75 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5275 मीटर। ओके, तो सभी वैल्यूज पता है, v निकालो। v इज इक्वल टू 2 इंटू 800 इन ब्रैकेट, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 0.3125 माइनस 0.0975 करो। दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आता है? इज इक्वल टू 8 टू 1600 इन ब्रैकेट, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हमें मिलेगा 0.215। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, कितना आता है? v इज इक्वल टू 1600 इंटू 0.215। तो हमें आंसर क्या मिलेगा? दोनों का मल्टीप्लीकेशन आप लोग कर सकते हैं, तो आंसर मिलता है 344 मीटर पर सेकेंड, जो कि आपका ऑप्शन दिया है डी। ओके, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखो। बच्चों अब स्टार्ट करते हैं जेई के क्वेश्चंस। क्वेश्चन का लेवल देखो बहुत ही अच्छा है, ध्यान दे के सुनो और पूरा कंसंट्रेट करो। क्वेश्चन देखो क्या है। अ वायर ऑफ लेंथ 2L इज मेड बाय ज्वाइनिंग टू वायर्स A एंड B। मतलब एक वायर है जिसकी लेंथ 2L है, जिसको दो वायर्स को ज्वाइन करके बनाया है A एंड B ऑफ सेम लेंथ। दोनों की लेंथ सेम है बट डिफरेंट रेडी R एंड 2R। दोनों की लेंथ सेम है लेकिन एक की रेडियस R है तो दूसरी की लेंथ 2R है, डबल है रेडियस, एंड मेड ऑफ द सेम मटेरियल। यहाँ पे रेडियस आ गई, मतलब आपको n का रिलेशन पता होना चाहिए रेडियस के साथ क्या होता है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है किसमें? लॉ ऑफ वेलोसिटी में, लॉ ऑफ स्पीड में, राइट ना। v इज इक्वल टू √2t/m, मास डेंसिटी का जो मैंने लॉ बताया था, वापिस एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी, क्या लॉ है और रेडियस के साथ क्या रिलेशन है। मेड ऑफ द सेम मटेरियल, आगे देखो, एंड मेड ऑफ द सेम मटेरियल
It is vibrating at a frequency such that the joint of the two wires forms a node. मतलब इनमें जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है, इन दोनों का जो जॉइंट है उसमें नोड फॉर्म हो रहा है. ओके, ये बात आपको याद रखनी है. इफ द नंबर ऑफ एंटीनोड्स इन वायर ए इज पी, वायर ए में नंबर ऑफ एंटीनोड्स पी फॉर्म हो रहे एंड वायर बी में एंड दैट इन बी इज क्यू, देन द रेशियो P as to Q is what? वायर A में P एंटीनोड्स फॉर्म हो रहे, वायर B में Q एंटीनोड्स फॉर्म हो रहे, तो P as to Q का रेशियो निकालो. मतलब इन्होंने पूछा यही है कि नंबर ऑफ एंटीनोड्स का रेशियो निकालो, मतलब P as to Q का रेशियो निकालो. मतलब एग्जैक्टली क्या निकालो, देखो मैं आपको बताती हूँ. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो, बस आपको थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा इसके. तो इन्होंने पूछा क्या है, देखो सबसे पहले क्या दिया है वो मैं आपको बताती हूँ. इन्होंने बोला है कि एक वायर ली जिसकी लेंथ कितनी है 2L है, इसकी लेंथ कितनी है 2L, और ये वायर दो वायर से बनी है. एक वायर सपोज ये यहाँ तक है जिसकी लेंथ, दोनों की लेंथ सेम बोली है, इसकी भी लेंथ L है, दोनों सेम लेंथ की वायर से. बस एक वायर जो है उसकी रेडियस डबल है. मतलब ये इसकी रेडियस अगर R है, इसकी रेडियस अगर R है तो इसकी रेडियस कितनी दी है 2R, ऐसा उन्होंने बोला है. और बोला क्या है कि यहाँ पे जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, नोड प्रोड्यूस होना चाहिए. मतलब कुछ ऐसे, यहाँ से जब ऐसे लूप्स फॉर्म हो गए तो यहाँ पे नोड ही आना चाहिए. क्या आना चाहिए, नोड ही आना चाहिए. तो ये हो गया नोड, ये हो गया एंटी नोड, ये हो गया एंटी नोड, यहाँ पे ये हो गया एंटी नोड, ये हो गया एंटी नोड. तो अभी पूछा क्या है इन्होंने कि इसमें सपोज ये ए वायर है और ये बी वायर है. वायर ए में कितने एंटी नोड बोले हैं, पी एंटी नोड सपोज फॉर्म हो रहे, सपोज 1 2 3 अप टू पी, ऐसे पी एंटी नोड फॉर्म हो रहे. और वायर बी में 1 2 3 अप टू क्यू एंटी नोड फॉर्म हो रही. ये क्या है, एंटी नोड्स, और ये भी क्या है, एंटी नोड्स. तो पी एंटी नोड फॉर्म हो रहे, क्यू एंटी नोड फॉर्म हो रहे. तो P as to Q का रेशियो क्या रहेगा, इसका मतलब क्या, ये P as to Q मतलब क्या, ये वन एंटी नोड मतलब क्या हो गया, ये वन लूप हो गया, ये पूरा एक वन लूप हो गया. एंटी नोड ले रहे हैं मतलब एक लूप ले रहे हैं हम लोग, तो ये वन लूप, ये टू लूप. तो हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ लूप ही तो पूछा है. नंबर ऑफ लूप ही मतलब क्या होता है, N1 होता है, राइट ना, N होता है. यही तो हमने इसके पहले भी निकाला, देखो नंबर ऑफ लूप्स का फॉर्मूला, उसमें उन्होंने ओवरटर्न CET 2018 का एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया. तो ये नंबर ऑफ लूप मतलब N1 N2 ऐसे उन्होंने पूछा है. तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, N निकालना है. सपोज इसको मैंने NA नाम दिया और इसको मैंने NB नाम दिया, तो हमें किसका रेशियो निकालना है, P as to Q मतलब NA as to NB निकालना है. यहाँ पे कितने लूप्स आएंगे एंड यहाँ पे कितने लूप्स आएंगे वही हमें निकालना है. समझ में आए, नंबर ऑफ एंटी नोड का रेशियो निकालना है, इसका मतलब ही हमें NA डिवाइड बाय NB निकालना है. दिस इज वन लूप, दिस इज टू लूप, फ्रीक्वेंसी N डिवाइड बाय NB. अभी कुछ भी हमें पता नहीं है, बस ये रिलेशन हमें पता है, इनका यूज करके आपको निकालना है NA डिवाइड बाय NB. तो मैं आपको बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है. तो सबसे पहले देखो नंबर ऑफ लूप्स जो होते हैं उनका और लेंथ का क्या रिलेशन है. नंबर ऑफ लूप्स अगर हमने N कंसीडर किए, नंबर ऑफ लूप्स के लिए N लिया है मैंने, नंबर ऑफ लूप्स अगर हमने N कंसीडर किए तो उसका लेंथ का रिलेशन क्या आएगा. देखो तो हमें पता है ये वायर है, ये वायर में 1 2 3 लूप्स फॉर्म हुए. सो दिस इज 1 2 3, टोटल 3 लूप्स फॉर्म हुए. ये वायर की लेंथ हमने L कंसीडर की है, ठीक है. सो हमें पता है एक लूप का डिस्टेंस कितना होता है, दिस इज नोड, दिस इज नोड, दिस इज नोड, नोड. एक लूप का डिस्टेंस कितना होता है, ये होता है λ/2, ये होता है λ/2, ये होता है λ/2. मतलब यहाँ पे कितने हुए, 3 λ/2. अभी यहाँ पे मुझे पता था, मैंने 3 लूप्स लिए, लेकिन हमें यहाँ पे उन्होंने बोला नहीं कितने लूप्स है. तो यहाँ नंबर ऑफ लूप्स हमने N कंसीडर किए सपोज, तो N लूप्स का
सपोज हमें लेंथ निकालना है, तो यहाँ पे 3 थे तो हमने 3 लैम्डा बाई 2 लिया, L इज इक्वल टू क्या लिया, 3 लैम्डा बाई 2 लिया। अगर 4 होते तो हम लोग क्या लेते, 4 लैम्डा बाई 2 लेते। 5 होते तो हम लोग लेते 5 लैम्डा बाई 2। लेकिन हमें यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं पता ही नहीं है, तो हम क्या लेंगे, n लैम्डा बाई 2 लेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे जो वायर नंबर ऑफ लूप्स है वो कितने बनेंगे, n लैम्डा बाई 2। ओके, n लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज द लेंथ ऑफ द वायर। सो इट इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, लेंथ ऑफ द वायर। अंडरस्टैंड? देखो n लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू हमें मिलेगा लेंथ ऑफ द वायर। सो इससे हमें n मिलेगा, n इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो n इज इक्वल टू हमें मिलेगा, ये 2 इधर शिफ्ट करो, 2l डिवाइड बाय लैम्डा। ये 2 अगर हमने इधर शिफ्ट किया तो 2l डिवाइड बाय लैम्डा, ये हमें फॉर्मूला मिला n का। सपोज ये मैंने वायर a के लिए लिया तो n इज इक्वल टू क्या होगा, 2l डिवाइड बाय लैम्डा a होगा, एंड nb इज इक्वल टू क्या होगा, 2l डिवाइड बाय लैम्डा b होगा। और हमें किसका रेशियो निकालना है, NA डिवाइड बाय NB, मतलब नंबर ऑफ लूप्स फॉर्म इन अ रेशियो उन्होंने पूछा है P/Q। तो इसको मैंने P बोला, इसको मैंने Q बोला, इसका मतलब P डिवाइड बाय Q निकालना है तो NA डिवाइड बाय NB निकालना है। इसका मतलब ये दोनों रेशियोज हमें निकालने हैं, इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले तो आपको लैम्डा A लैम्डा B दोनों का रिलेशन पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी तक जो दिया है वो मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले चलते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √T डिवाइड बाय m होता है। अभी यहाँ पे उन्होंने रेडियस का रिलेशन दिया है तो डायरेक्टली मैं रेडियस के पास आती हूँ। यहाँ m क्या होता है, m होता है मास डेंसिटी। मास डेंसिटी का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, नहीं याद तो वीडियो देखो, उसमें मैंने बताया है। मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, दैट इज πr²ρ, ठीक है, πr²ρ। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट किया था। मास का फॉर्मूला आएगा ना, डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो मास इज इक्वल टू क्या आएगा, वॉल्यूम v। मास इज इक्वल टू क्या आएगा, डेंसिटी के लिए रो होता है इंटू v। v क्या होता है, πr² इंटू रो। तो m की जगह पे हमने ये फॉर्मूला पुट किया, ठीक है। सो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग का ये फॉर्मूला पुट किया, तो इससे r² बाहर निकल सकता है। देखो r² स्क्वायर रूट के बाहर आए तो 1 डिवाइड बाय r आएगा, एंड √T डिवाइड बाय पाई इंटू रो आएगा। ये मैंने क्यों बताया, इसकी हमें जरूरत नहीं है। इससे हमें पता चलता है कि r यहाँ पे क्या है, डिवाइड है। इसका मतलब वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। एम आई क्लियर? वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि मुझे लैम्डा ए लैम्डा बी का रिलेशन निकालना है। लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू लैम्डा। v इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा होता है। सो लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, v डिवाइड बाय n मिलेगा। सो मुझे ये लैम्डा के लिए v चाहिए, इसलिए मैं ये रिलेशन निकाल रही हूँ, ठीक है। तो v इज इक्वल टू, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अगर ये a के लिए लिया, a वायर के लिए लिया तो 1 डिवाइड बाय r a आएगा, राइट। और ये अगर मैंने b वायर के लिया तो वो 1 डिवाइड बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाय r b आएगा। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, ये डबल है, मतलब आर ए अगर आर है, आर ए इज इक्वल टू आर है, तो आर बी इज इक्वल टू 2r है, ऐसे उन्होंने बोला है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं आर ए एंड आर बी की जगह पे। तो इन दोनों का अगर हमने रेशियो लिया VA डिवाइड बाई VB, तो हमें क्या मिलेगा, देखो VA डिवाइड बाई VB इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई R डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2R। यहाँ पे आर ए की जगह पे मैंने r लिखा, आर बी की जगह पे मैंने 2r लिखा। सो यहाँ पे हमें मिलेगा 2r डिवाइड बाय r। r गेट कैंसिल, 2r ऊपर मल्टीप्लाई होगा, r नीचे आए, r गेट कैंसिल, यहाँ पे हमें मिलेगा 2। तो दोनों का क्या रिलेशन है वेलोसिटी का, VA इज इक्वल टू क्या होता है, 2VB होता है। ये आपको याद रखना है। तो इस रिलेशन के ऊपर से हम लोग लैम्डा का रिलेशन निकाल सकते हैं। इसको मैं पहले रफ करती हूँ, ये आप लोग नोट डाउन कर लो। तो पहले हमने वेलोसिटी का रिलेशन निकाला, यहाँ पे हमें वेलोसिटी लगने वाली है इसलिए हमने वेलोसिटी का रिलेशन निकाला, ठीक है। अब हम लैम्डा का क्या रिलेशन आएगा तब वो रिलेशन निकालेंगे, उसके बाद हम लोग ये रेशो फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे हमें मिला VA इज इक्वल टू क्या है, 2VB, ठीक है। अब हम चलते हैं लैम्डा के पास। लैम्डा A इज इक्वल टू क्या आएगा, VA डिवाइड बाय N। N तो चेंज नहीं होगा, N एज इट इज रहेगा यहाँ पे, नंबर
मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं, वो एज इट इज रहने दो, VA डिवाइड बाय N। ओके, सिमिलरली लैम्बडा B इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, VB डिवाइड बाय N। अब इन दोनों का रेशियो लो, लैम्बडा A डिवाइड बाय लैम्बडा B इज इक्वल टू VA डिवाइड बाय N डिवाइड बाय VB डिवाइड बाय N। तो इसको मल्टीप्लाई करो, VA डिवाइड बाय N इंटू N डिवाइड बाय VB। सो NN गेट कैंसल, VA डिवाइड बाय VB, लैम्बडा A डिवाइड बाय लैम्बडा B इज इक्वल टू हमें मिलेगा VA डिवाइड बाय VB। लेकिन VB इज इक्वल टू, यहाँ VA इज इक्वल टू क्या है, 2VB, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2VB डिवाइड बाय VB। सो VB गेट कैंसल इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2। इसका मतलब क्या, लैम्बडा A इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, लैम्बडा 2 लैम्बडा B। ये लैम्बडा B इस साइड शिफ्ट किया तो क्या मिलेगा, 2 लैम्बडा B। ये हमें रिलेशन मिला वेवलेंथ का, वेलोसिटी का ये रिलेशन मिला। उसके ऊपर से हमने वेवलेंथ का रिलेशन क्या निकाला, लैम्बडा A इज इक्वल टू 2 लैम्बडा B। अब आपका आंसर आ गया, देखो ठीक है। अब मैं इसको रफ करती हूँ और डायरेक्टली इन दोनों का रेशियो लेती हूँ। तो देखो अभी इन दोनों का रेशियो लो, NA डिवाइड बाय NB, यही किसका रेशियो है, P डिवाइड बाय Q का, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका रिलेशन क्या है, NA का रेशियो क्या है, 2L डिवाइड बाय लैम्बडा A डिवाइड बाय 2L डिवाइड बाय लैम्बडा B इज इक्वल टू नंबर ऑफ लूप्स A एंड नंबर ऑफ लूप्स B। सो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे 2L डिवाइड बाय लैम्बडा A एज इट इज रहेगा, इनटू ये यहाँ पे रेसिप्रोकल बनेगा लैम्बडा B डिवाइड बाय 2L। तो यहाँ 2L गेट कैंसल, लैम्बडा B की जगह पे हम लोग 2 लैम्बडा, यहाँ पे देखो लैम्बडा A की जगह पे 2 लैम्बडा B पुट करो, तो हमें क्या मिलेगा, NA डिवाइड बाय NB इज इक्वल टू लैम्बडा B एज इट इज रहेगा डिवाइड बाय लैम्बडा A की जगह पे 2 लैम्बडा B पुट करो। सो लैम्बडा B कैंसिल होगा और हमें मिलेगा 1 डिवाइड बाय 2। मतलब नंबर ऑफ लूप्स देखो, ये एक वायर है A वायर और ये इससे डबल B वायर, ठीक है, ये B वायर। तो यहाँ पे देखो, इसमें अगर एक लूप फॉर्म हो रहा है तो इसमें कितने फॉर्म हो रहे हैं, 2। इसका मतलब यहाँ एक एंटी नोड रहेगा और हमें कंडीशन क्या बोली, यहाँ पे नोड होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ऐसे लूप बनाया, यहाँ पे नोड आएगा और इसमें कितने लूप्स फॉर्म हो गए, 2 लूप्स फॉर्म हो गए। तो ये कुछ इस प्रकार वाइब्रेशन हमें मिलेंगे ऐसे। तो देखो यहाँ कितने एंटी नोड मिल रहे हैं, 2 एंटी नोड, मतलब 2 लूप्स, और यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, 1। सो 1 डिवाइड बाय 2, दिस इज 1 एंड 2, तो ये 2 मतलब 1:2 रेशियो हमें मिला, दैट इज P/Q इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 1:2। जो आपका ऑप्शन उन्होंने दिया है, कौन सा ऑप्शन दिया है, दैट इज ऑप्शन नंबर C। देखो सब हमें पता है, बस आपको दिमाग लगा के इसके डेप्थ तक जाना है एंड देन उसको सॉल्व करना है। समझ में आया, होप सो आपको समझ में आया होगा। इसे कहते हैं जेई की लेवल। उसके बाद देखो बच्चों, जेई 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, ये 2 टॉपिक्स को कंबाइन करके पूछा है। मतलब यहाँ पे उन्होंने जो अपना ये वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग का टॉपिक है वो भी कंबाइन किया है, उसके साथ साथ इन्होंने यंग्स मॉड्यूलस का, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल जो हमने 11th में स्टडी किया था, वाई का फॉर्मूला यंग्स मॉड्यूलस का, वो भी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का फॉर्मूला, एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन अ वायर, वो भी उन्होंने कंबाइन किया है। तो 2 टॉपिक्स कंबाइन करके ये क्वेश्चन पूछा है। तो वाई का फॉर्मूला शायद आपको याद नहीं होगा, मैं बता दूंगी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो क्या है, स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेट वायर, उसका मास दिया है उन्होंने ब्रैकेट में, मास 6 ग्राम, लेंथ 60 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 mm²। अभी यहाँ पे अलग अलग उन्होंने यूनिट में दिए हैं, तो सबसे पहला काम आपका यही रहेगा, सबको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो। इज 90 मीटर पर सेकेंड, मतलब इन्होंने स्पीड दिया है, v दिया है 90 मीटर पर सेकेंड। इफ द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ वायर इज 16 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर², y दिया है। द एक्सटेंशन ऑफ वायर ओवर इट्स नेचुरल लेंथ इज, मतलब चेंज इन लेंथ यहाँ पे पूछी है, ΔL।
अब सबसे पहले तो आपको y का फॉर्मूला पता है, y के फॉर्मूले में डेल्टा एल आता है, मतलब चेंज इन लेंथ आती है, तो वो एक्सटेंशन हमें यहाँ पे निकालना है। उसके लिए आपका यंग्स मॉडुलस बहुत क्लियर होना जरूरी है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला बताती हूँ, तो उससे आपको सभी चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। तो उसके बाद हम लोग वेलोसिटी की फॉर्मूले की तरफ चलेंगे एंड देन उसको सॉल्व करेंगे, तो आपको बराबर डेल्टा एल मिलेगा। दो टॉपिक्स यहाँ पे कंबाइन किए हैं। तो देखो क्वेश्चन सबसे पहले ठीक से रीड करो, जो जो दिया है पहले हम लिख लेते हैं। गिवन मास दिया है उन्होंने, मास कितना दिया है, दैट इज 6 ग्राम। अभी सबसे पहला काम आपका यही रहेगा, इस मास को किलोग्राम में कन्वर्ट करो। तो 6 ग्राम का किलोग्राम में क्या आएगा, 6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। उसके बाद उन्होंने दिया है लेंथ, एल कितना दिया है, एल इज इक्वल टू दिया है 60 सेंटीमीटर, मतलब 0.6 मीटर आएगा। ओके। उसके बाद इन्होंने क्या दिया है, एरिया, एरिया कितना दिया है, ए इज इक्वल टू 1.0 mm²। अब ये mm² में दिया है, मिलीमीटर स्क्वायर में दिया है, हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर स्क्वायर में। तो मिली की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻³ एंड उसका स्क्वायर हमें करना होगा, तो हमें ये मीटर स्क्वायर में मिलेगा। सो एरिया हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है। और क्या दिया है, y, यंग्स मॉडुलस कितना दिया है, देखो y इज इक्वल टू 16 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू दी है। और क्या क्या दिया है, बस इतनी ही वैल्यूज हमें यहाँ पे दी है। तो सबसे पहले निकालना क्या है आपको, चेंज इन लेंथ, एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर, डेल्टा एल आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखो y का फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी। वेलोसिटी भी दी है यहाँ पे, v कितना दिया है वो भी लिख लेते हैं, दैट इज 90 मीटर पर सेकेंड। ओके। एक्सटेंशन डेल्टा एल निकालना है, एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन अ वायर। तो सबसे पहले हम लोग यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला देखते हैं। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो फोर्स इंटू ओरिजिनल लेंथ डिवाइड बाय एरिया इंटू चेंज इन लेंथ, ये यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे फोर्स का मतलब क्या होता है, टी, टेंशन, टेंशन प्रोड्यूस इन द वायर। तो फोर्स की जगह पे हम लोग टी भी ले सकते हैं। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, y इज इक्वल टू टी इंटू एल डिवाइड बाय ए इंटू डेल्टा एल। ठीक है। यहाँ टी हमें पता नहीं है, टेंशन कितना है वो हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले इस टी को हम लोग रीअरेंज करेंगे। तो टी इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, देखो ये इन दोनों टर्म्स को इधर शिफ्ट किया तो ये क्या बनेंगे, y को मल्टीप्लाई होंगे, y इंटू ए इंटू डेल्टा एल डिवाइड बाय ये l उस साइड जाके डिवाइड होगा कैपिटल L। मतलब हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, y t का y इंटू ए इंटू डेल्टा एल डिवाइड बाय कैपिटल L। ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हमें ये फॉर्मूला हम लोग बस किसके लिए यूज करने वाले हैं, ये टी के लिए यूज करने वाले हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमें टी ही पता नहीं। तो टी का यूज करके हम लोग डेल्टा एल नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें डेल्टा एल निकालना है, हमें टी पता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, फिर आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होगा जो हमने यहाँ पे यूज किया है, कौन सा, टी डिवाइड बाय एम वाला। यहाँ पे एम क्या है, टी क्या है, टेंशन, मतलब ये फॉर्मूले में हम लोग यूज कर सकते हैं टेंशन। और एम क्या है, यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी है। लीनियर मास डेंसिटी का यूज करके एंड टी का यूज करके, इन दोनों का यूज करके, और वी हमें पता है, सो इन तीनों का यूज करके हम लोग यहाँ पे डेल्टा एल निकाल सकते हैं। हमें डेल्टा एल निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग लीनियर मास डेंसिटी निकालेंगे। मास ये एक्चुअल मास है, तो मास का यूज करके पहले हमें लीनियर मास डेंसिटी निकालनी है। उसके बाद हम लोग उसका यूज करके हम लोग डेंसिटी निकाले। डेंसिटी भी पता होना बहुत जरूरी है। तो सभी यूज करके हम लोग डेल्टा एल निकालेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इसकी डेंसिटी निकालेंगे, क्योंकि डेंसिटी हमें आगे जाके लगने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग डेंसिटी निकालते हैं। तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे, देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू, डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, रो इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें पता नहीं है, लेकिन हमें एरिया एंड लेंथ पता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू
लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, मतलब लेंथ यहाँ एल ही आएगा। सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, सो एल इंटू बी की जगह पे हम एरिया यूज करेंगे। तो इसका दूसरा और एक फॉर्मूला होता है ए इंटू एल, वायर के लिए, स्ट्रिंग के लिए। सो ए इंटू एल ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे मास भी पता है हमें, मास कितना है देखो 6 इंटू 10⁻³ है, डिवाइड बाय एरिया कितना दिया है 1 इंटू 10⁻⁻6 एरिया, इंटू लेंथ कितनी है 0.6। सो यहाँ पे कैलकुलेट करो, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, रो इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻³ एज इट इज रहने दो, ये -6 ऊपर जाके +6 बनेगा, डिवाइड बाय इसको मैं ऐसे लिखती हूँ 6 इंटू 10⁻⁻1 ताकि कैलकुलेशन में इजी रहेगा, 6 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। तो ये 6 कैंसिल होगा, ये -1 ऊपर जाके +1 बनेगा, ठीक है। तो ये भी निकल जाएगा, ये पूरी टर्म निकल गई। तो यहाँ पे हमें क्या मिला देखो, रो इज इक्वल टू 10⁻³ +1 -2 बनेगा, 6 -2 -4 बनेगा। तो ये हमें डेंसिटी मिलेगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है डेंसिटी। रो इज इक्वल टू 10⁻⁻4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो मैं यहाँ पे रो लिख लेती हूँ 10⁻⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब आप बोलोगे रो क्यों निकाला, बताती हूँ क्यों निकाला। यहाँ पे m जो है, m को कहा जाता है लीनियर मास डेंसिटी। m क्या होता है, लीनियर मास डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट लेंथ। क्योंकि हमें यहाँ m पता नहीं है, ये मास पता है लेकिन मास पर यूनिट लेंथ नहीं पता, राइट ना। सो ये हमें निकालना है। सो मास पर यूनिट लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं, तो इसको पहले निकाल लो, नहीं तो बेटर वे इसका एरिया कैंसिल कर लेते। यहाँ पे एरिया कैंसिल होगा, रो आपको पता है तो वो डाल दो। तो कैसे देखो, यहाँ पे मास की जगह पे मैं रो इंटू वॉल्यूम लिखती हूँ, चलेगा ना। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इधर शिफ्ट किया तो क्या बनेगा, रो इंटू वॉल्यूम बनेगा, डिवाइड बाय ये एल एज इट इज रखते हैं, इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम की जगह पे हम ए इंटू एल लिखेंगे। सो ए इंटू एल डिवाइड बाय एल। सो ये एल एल गेट कैंसिल होगा और मास की जगह पे हम लिखेंगे रो इंटू ए। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे आगे जाके ए कैंसिल होने वाला है, इसलिए। अब हम इसके फॉर्मूलेस पुट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा देखो, V इज इक्वल टू टेंशन की जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला पुट करेंगे, Y इंटू ए इंटू डेल्टा एल डिवाइड बाय एल डिवाइड बाय रो इंटू ए। मास की जगह पे मैंने ये फॉर्मूला, दोनों के फॉर्मूलेज हमने पहले बना लिए, मास का एंड लीनियर मास डेंसिटी का। तो ये फॉर्मूला हमने पुट किया, यहाँ ए गेट कैंसिल होगा। अब यहाँ पे हम लोग डेल्टा एल हमें निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम इसका स्क्वेयरिंग कर लेंगे। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया तो हमें क्या मिलेगा, V स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, y इंटू ए कैंसिल हुआ तो डेल्टा एल बचेगा, डिवाइड बाय ये एल नीचे मल्टीप्लाई होगा एल इंटू रो। हमें डेल्टा एल निकालना है तो बाकी सभी टर्म्स को इधर शिफ्ट करो। डेल्टा एल इज इक्वल टू V स्क्वायर इंटू एल इंटू रो किया, डिवाइड बाय ये y रहेगा, ठीक है। अब ये सभी टर्म्स आपको पता है क्या, देखो V हमें पता है, यस पता है, V कितना दिया है 90, L हमें पता है, L है 0.6, रो हमें पता है 10⁻⁴ एंड y भी हमें पता है 16 इंटू 10⁻11। तो ये +11, ये सभी वैल्यूज पुट करके अभी हमें डेल्टा एल मिल सकता है। यहाँ पे हम डेल्टा एल नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें t पता नहीं था, तो t पहले निकालना पड़ता, उसके बाद हम लोग डेल्टा एल निकाल सकते। तो t निकालने के लिए हम लोग ये प्रोसेस करें, ठीक है। यहाँ लीनियर मास डेंसिटी आप डायरेक्टली निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ ए कैंसिल हो रहा था इसलिए मैंने इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इजी करते जाओ ताकि ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब निकालो डेल्टा एल। डेल्टा एल की वैल्यूज पहले पुट कर दो, ये 90 का स्क्वायर आएगा, V स्क्वायर 90 का स्क्वायर इंटू एल कितना है 0.6 है, इंटू रो कितना है 10⁻⁴ है, डिवाइड बाय y कितना है 16 इंटू 10⁻11 है। सो यहाँ पे 90 डेल्टा एल इज इक्वल टू, कैलकुलेशन इजी करो, 90 इंटू 90 कर लेते हैं, स्क्वायर है तो 0.6 को हम लोग 0.6 से रहने तो बाद में मल्टीप्लीकेशन ही करना है, डिवाइड नहीं करना है, इंटू 10⁻⁴ एज इट इज रहेगा, ये 11 जो है ऊपर जाके क्या बनेगा -11 बनेगा, डिवाइड बाय यहाँ पे अभी ये 10⁻11 तो ऊपर गया है, बचा क्या बस 16 बचा। अब कैलकुलेशन करो,
1 मिनट। यहाँ पे देखो ये 10⁻⁴ आना चाहिए, गलती से मैंने -4 लिख दिया, तो ये -4 नहीं +4 आएगा। ठीक है, अब करते हैं कैलकुलेशन। देखो यहाँ 90 को 16 से डिवाइड कर लो तो कितना आएगा, ये आएगा 16 5 18.625। ओके, तो ये हमें क्या मिला, डेल्टा एल इज इक्वल टू 5.625 इंटू 90 इंटू 0.6। अब इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन आपको करना है, मल्टीप्लीकेशन करो क्या आता है, इंटू 10⁻⁴ -11, मतलब ये कितना रहेगा, -7 रहेगा। तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करो कितना आता है, ये आता है 303.75 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, और आपके ऑप्शंस में आंसर क्या दिए हैं पहले चेक करते हैं। डेल्टा एल का ऑप्शन क्या दिए, देखो 0.03 mm। अच्छा, ये mm में दिए हैं, इसको मैं रफ करती हूँ, ये सिंप्लीफाई करना होगा आपको, mm में आंसर चाहिए ना। वैसे यहाँ पे देख के समझ में आ जाता है, अगर ये 303.75 आ रहा है, इसका मतलब 3 में एक ही आंसर है, 0.03 mm है, 0.04 mm है, 0.02 mm है, 0.01 mm है, तो 3 में एक ही आंसर है, कौन सा, ए वाला। तो डायरेक्टली आप ए लिख सकते, टिक कर सकते वैसे, लेकिन फिर भी आपको अगर ये mm में चाहिए तो मैं बताती हूँ इसको कैसे करोगे। देखो mm का वैल्यू कितना होता है, mm इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻3। तो ये 10⁻⁷ है, हमें यहाँ पे -3 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 303.75 रहने दो, इंटू 10⁻⁷ को स्प्लिट कर लो -3 इंटू 10⁻⁴ में। ठीक है, ये -4 यहाँ मल्टीप्लाई करना है, -3 एज इट इज रखना है, क्योंकि mm लिखना है ना आपको, ये मीटर में हो गया। सो ये -3 mm एज इट इज रहने दो, -4 को मल्टीप्लाई करो, -4 मतलब कितने डिजिट आगे जाएगा, 4 डिजिट। तो ये कितना है, देखो ये 757,303 एज इट इज रहेगा, इसके आगे 4 डिजिट 1 2 3 और यहाँ पे एक 0 बढ़ेगा, मतलब यहाँ 0 आएगा। सो 0.030375, मतलब ये 0.03 ही उन्होंने दिया है, और आगे ये -3 का हम मिली लिखेंगे और ये मीटर एज इट इज रहेगा। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0.03 mm। आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, लेकिन अगर इनकेस आपको सॉल्व करके लिखना है, mm में चाहिए, तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही ऑप्शन में 0.03 दिया है, बाकी 0.04 है, 0.02 है, 0.01 है, तो तुरंत आपको समझ में आता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑब्वियसली जेई का लेवल है तो उतना हार्ड रहेगा ही और उतना कॉम्प्लिकेटेड भी रहेगा। बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ अलग यूज नहीं किया है। देखा आपने, टी टेंशन, वाई का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो टेंशन समझ में आएगा। अगर डेप्थ आपको पता है हर एक टॉपिक की तो आपको बराबर समझ में आता है। नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द जेई 2018। लास्ट क्वेश्चन बचा है कॉम्पिटिटिव कॉर्नर का, वो मैं लेती हूँ। जेई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, A granite rod of 60 centimeter length is clamped at its middle point and is set into longitudinal vibrations. रॉड है एक 60 सेंटीमीटर लेंथ का, उसके मिडल में क्लैम्प करके इसको सेट किया है वाइब्रेशंस में। द डेंसिटी ऑफ ग्रेनाइट इज, ड्रो दिया है, डेंसिटी दी है 2.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड इट्स यंग्स मॉडुलस, यहाँ पे भी यंग्स मॉडुलस यूज करना है आपको, मतलब दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा है। 9.27 इंटू 10⁻10 पास्कल, वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल का मीनिंग। व्हाट विल बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द लॉन्जिट्यूडिनल वाइब्रेशंस, मतलब आपको एन निकालना है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछी है, सो एन इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, वो पहले हमें निकालना होगा। अब देखो सबसे पहले दिया क्या है वो तो लिख लो, उससे क्लियर होगा कि हमें क्या क्या यूज करना है। ग्रेनाइट रॉड की लेंथ दी है, कितनी दी है, 60 सेंटीमीटर। सो 60 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो, 60 इंटू 10⁻² लिखो, नहीं तो 0.6 मीटर लिखो, चलेगा, जो आपको इजी लगे। उसके बाद उन्होंने बोला है डेंसिटी रो कितनी दी है, 2.7 इंटू 10⁻3। लेट मी चेक, 2.7 इंटू 10⁻3 किलोग्राम पर
मीटर क्यूब है। यंग्स मॉड्यूलस इज ऑल्सो गिवन हियर, y इज इक्वल टू हाउ मच इज गिवन 9.27 इंटू 10⁻10 पास्कल, और वी कैन से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वही होता है मीनिंग। प्रेशर का पास्कल में मेजर करते हैं। एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उन्होंने पूछी है, मतलब एन हमें निकालना है, ठीक है। तो एन का फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है, देखो एन इज इक्वल टू होता है v डिवाइड बाय लैम्बडा, ओके। अब यहाँ v हमें पता नहीं है, तो v को हम लोग अभी लास्ट एग्जाम्पल में देखो हमने यंग्स मॉड्यूलस एंड रो के फॉर्म में लिखा था, याद होगा आपको। v इज इक्वल टू क्या लिया था हमने, √t डिवाइड बाय m लिया था, राइट। सो इस v को हमने कैसे लिखा था, टेंशन क्या होता है यंग्स मॉड्यूलस के फॉर्म में, दैट इज इक्वल टू y इंटू a इंटू डेल्टा एल डिवाइड बाय कैपिटल L डिवाइड बाय रो इंटू a। तो यहाँ पे डेल्टा एल उन्होंने बोला नहीं है कि एक्सटेंशन हुआ है, इसका मतलब डेल्टा एल एंड कैपिटल एल दोनों भी सेम हो सकते हैं। तो ये टर्म यहाँ पे कैंसिल होगी, क्योंकि एक्सटेंशन का कुछ बोला ही नहीं, मिडल में क्लैम्प किया है ऐसे उन्होंने बोला है, तो ये टर्म आएगी ही नहीं। और ये ए भी क्या होगा, कैंसिल होगा। तो यहाँ पे क्या बचता है, y डिवाइड बाय रो ही बचता है, मतलब v इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, √y डिवाइड बाय रो मिलेगा, ठीक है। तो v की जगह पे हम लोग √y डिवाइड बाय रो लिख सकते हैं। सो n इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय लैम्बडा √y डिवाइड बाय रो। अब देखो हमें y पता है, रो भी पता है, बट हमें लैम्बडा अभी पता नहीं है, तो लैम्बडा कैसे निकालेंगे देखो। तो देखो बच्चों लैम्बडा में निकालती हूँ, इसको मैं रफ करती हूँ। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि एक रॉड लिया है, ठीक है। ये रॉड को मिडल में क्लैम्प किया है, यहाँ मिडल में क्लैम्प किया है, मतलब कुछ ऐसे दबा दिया होगा, क्लैम्प किया मतलब, और इसको वाइब्रेशन में मूव किया। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलिए, क्या पूछा है उन्होंने, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में एक ही लूप प्रोड्यूस होता है ना, तो यहाँ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में एक ही लूप प्रोड्यूस होगा, इसका मतलब, लेकिन यहाँ पे क्लैम्प है देखो, अगर क्लैम्प नहीं होता तो कुछ ऐसा लूप बनता है फंडामेंटल का, एक लूप, राइट ना। लेकिन क्लैम्प है, उसकी वजह से क्या होगा, ये कुछ ऐसा लूप बनेगा। ये क्लैम्प है तो यहाँ नोड फॉर्म होगा, मतलब यहाँ पे नोड फॉर्म होगा ऐसे, एंड देन ऐसे। एम आई क्लियर? देखो यहाँ एंटी नोड फॉर्म होगा और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, नोड फॉर्म होगा क्लैम्प की वजह से। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रहेगी ग्रेनाइट रॉड की, ठीक है। तो यहाँ एंटी नोड है, यहाँ नोड है, एंड यहाँ एंटी नोड है। तो दो एंटी नोड के बीच में भी कितना डिस्टेंस होता है, λ/2 ही होता है। तो ग्रेनाइट रॉड की लेंथ कितनी हो गई, L इज इक्वल टू कितना हो गया, λ/2। सो लैम्बडा इज इक्वल टू कितना हो गया, 2L। एम आई क्लियर? सो यहाँ लैम्बडा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2L। L अभी पता है आपको, यस पता है। सो 1/2L √y डिवाइड बाय रो, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करें डेफिनेटली आपको आंसर आएगा, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। अभी L भी पता है, Y भी पता है, रो भी पता है, आपको मिल गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल ही पूछा है ना उन्होंने, मतलब यहाँ एक ही लूप फॉर्म होगा, लेकिन क्लैम्प की वजह से यहाँ नोड आएगा, क्योंकि क्लोज्ड हो गया ना, तो यहाँ नोड आएगा, एंड देन एंटी नोड, वाइब्रेशन होगा ही नहीं, सो नोड आएगा, और नोड के बाद तो एंटी नोड ही आता है ऑब्वियस, यहाँ पे भी एंटी नोड आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके आराम से निकाल सकते हैं। 1/2 इंटू एल क्या है देखो, 60 इंटू 10⁻² है, √y कितना दिया है, 9.27 इंटू 10⁻10 दिया है, डिवाइड बाय ये क्या है, रो कितना दिया है, 2.7 इंटू 10⁻3। तो देखो अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि जेई में तो लॉग टेबल भी अलाउड नहीं होता है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है देखो, नियर अबाउट वैल्यूज लेते जाओ। तो ये 1/2 इंटू 60 एज रहने दो, 1/2 इंटू 60 इंटू एज इट इज रहने दो, बाद में हम लोग इसको कट करते जाएंगे, ठीक है, √। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे देखो, पहले पॉइंट शिफ्ट कर लो, क्योंकि पॉइंट की कैलकुलेशंस डिफिकल्ट लगते हैं, तो पॉइंट शिफ्ट कर लो। अगर हमने राइट में पॉइंट शिफ्ट किया 2 डिजिट तो माइनस में वैल्यू बढ़ती है, लेफ्ट में शिफ्ट किया तो प्लस में बढ़ती है, तो ये इससे हमें राइट में शिफ्ट करना है। तो ये क्या बनेगा, 9 to 7 इंटू कितने डिजिट शिफ्ट किए, 2, तो माइनस वैल्यू बढ़ेगी -2। ऑलरेडी यहाँ पे +10 है, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ +10 कर देती हूँ, ठीक है। देखो ठीक से कैलकुलेशन कैसे करना है,
यहाँ 27 लेंगे, एक डिजिट शिफ्ट किया तो 10⁻⁻1 होगा और ये +3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 927 डिवाइड बाय 27 का कैलकुलेशन आपको करना है। 27 का टेबल आता है तो करो, नहीं तो डायरेक्टली इसको 3 से डिवाइड कर लो, है ना। 3 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, ये आएगा 309, 3 से डिवाइड किया तो, और ये आएगा 3 9 जा 27। अब इसका डिवीजन करो, कितना आता है, ये आएगा 9 3 जा 34.33 आंसर आता है अगर हमने इसको डिवीजन किया तो। और ये कितना आएगा देखो, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 60 इंटू 10⁻² एज इट इज रखो, अंडर रूट कितना आता है 34.33 इंटू ये देखो कितना आएगा 10⁻² प्लस 10 कितना 10⁸ आता है, और ये +1 -1 +3 2 आएगा, 2 ऊपर जाके -2 बनेगा। एम आई क्लियर? देखो ये -1 +3 कितना बनेगा 2, वो 2 ऊपर जाके क्या बनेगा -2 बनेगा, तो ये 8 -2 बनेगा। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या आता है। अब इसका स्क्वायर रूट तो हमें पता नहीं है, ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, इधर लिखती हूं मैं, सॉल्व कैसे करोगे देखो, ये कितना आएगा n इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 60 को एज इट इज रहने दो, इंटू ये 10⁻² भी एज इट इज रहने दो। अब यहाँ पे हमें 34 का स्क्वायर रूट पता नहीं है ना, तो 34 की ऐसी नियर वैल्यू देखो जिसका स्क्वायर रूट हमें पता है 36 का, 36 का हमें पता है, तो 36 का स्क्वायर रूट ले लो सिंपली, इसको हम लेंगे 6, ठीक है। तो 36 का स्क्वायर रूट हमने क्या लिया 6 लिया, इंटू ये क्या होता है 10⁻² क्या आएगा 6 आएगा, 6 डिवाइड बाय 2 हमें लेना पड़ेगा, क्यों देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ 10⁻6 है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं 10⁻6⁻1/2 भी लिख सकते हैं। तो इसको डायरेक्टली मैंने क्या लिखा 10⁻6 डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2 मतलब 2 3 जा 6 हमें मिलेगा। सो n इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा देखो, इसको मैंने किया 2 3 जा 6, तो ये आएगा 3 डिवाइड बाय 60 इंटू ये 10⁻² को ऊपर शिफ्ट करो तो कितना आएगा 10⁻³ + 2 बनेगा। ओके, तो ये 3 डिवाइड बाय 60 इंटू 10⁻³ + 2, इसका डिवीजन लो कितना आएगा। इसको और भी इजी करना है तो आप क्या करो 6 इंटू 10 लिख लो, ठीक है, तो ये 10 ऊपर जाके -1 बनेगा, तो ये हमें मिलेगा 10⁻³ + 2 इंटू -1। अब 3 डिवाइड बाय 6 का तो आप लोग कैलकुलेशन कर ही सकते हो, ये कितना मिलेगा हमें 6 डिवाइड बाय 10 मतलब 0.65। ओके, इंटू ये क्या मिलता है 10⁻³ + 2 कितना होगा यहाँ पे 5 -1 कितना बनेगा दैट इज 4, 10⁻⁴। एक मिनट लेट मी चेक। तो देखो आ गया आपका आंसर। इन्होंने क्या दिया है 0.5 इंटू 10⁻⁴। उन्होंने ऑप्शंस में क्या आंसर्स दिए देखो, पहला ऑप्शन उन्होंने दिया है 10 किलोहर्ट्ज का, दूसरा ऑप्शन दिया है 7.5 किलोहर्ट्ज का, तीसरा ऑप्शन दिया है 5 किलोहर्ट्ज का। तो ये 5 किलोहर्ट्ज आ गया आपका। देखो कैसे, ये अगर मैंने एक डिजिट शिफ्ट किया तो एक 5 आता है, सो 5 इंटू 10⁻³ बनता है हर्ट्ज, राइट। ये कितना बनेगा, एक डिजिट शिफ्ट किया तो यहाँ का एक कम हो जाएगा, क्योंकि राइट में मैंने शिफ्ट किया तो -1 होगा, तो 4 -1 कितना बनेगा 3 बनेगा, तो एक डिजिट शिफ्ट किया तो ये 10⁻³ बनेगा। सो ये 5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू कितना मिलेगा 5 किलोहर्ट्ज मिलेगा। समझ में आया? ऐसे स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करते जाओ, नियर अबाउट वैल्यू ले लो, अगर आपको पता नहीं है तो आपका आंसर बराबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही किया, नियर अबाउट वैल्यू ली तो आंसर बराबर आया, तो आपका आंसर क्या मिला 5 किलोहर्ट्ज, जो कि आपका ऑप्शन दिया है उन्होंने सी। समझ में आया? ये जो नए टॉपिक मैं आपको बताती हूँ, नए नए फॉर्मूलेस बताती हूँ, इनको दिमाग में रखो, क्योंकि ये जेई के लिए आपको काम आने वाले हैं। सीईटी में इतना डेप्थ नहीं रहेगा, लेकिन जेई के लिए तो इतना डेप्थ रहेगा ही रहेगा, नीट में भी इतना डेप्थ रहेगा। तो ये सभी, नीट में इतना ज्यादा नहीं होता, जेई में सबसे ज्यादा डेप्थ होता है, बहुत 2 या 3 टॉपिक कंबाइन करके वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन था कॉम्पिटेटिव कॉर्नर का। कॉम्पिटेटिव के सभी एग्जाम्पल्स इसी टॉपिक के ऊपर थे, अगर आप आपकी नोट्स चेक करोगे तो कॉम्पिटेटिव के सभी क्वेश्चन इसी टॉपिक के ऊपर थे। तो सभी क्वेश्चंस कॉम्पिटेटिव कॉर्नर के खत्म हो गए, अभी एमसीक्यूज भी बाकी है तो वो भी हम लोग लेंगे। तो वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा बन चुका है, 1 घंटे का वीडियो बन चुका है कॉम्पिटेटिव कॉर्नर के लिए।
तो अभी मैं यहीं पे रुकती हूँ। पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।